है द हिंदू से न्यूज है, पाकिस्तान में गेट ऑफ टेरर फंडिंग वॉचडॉग्स ग्रे लिस्ट आफ्टर ऑन साइट चेक। ठीक है ना, तो बात किसकी है, बात है यहां हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं आपके ग्रे लिस्ट के बारे में, टेरर फंडिंग से संबंधित, यानी कि हम एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है या एफएटीएफ की जो लिस्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा, सर ये एफएटीएफ होता क्या है ना, तो हमें जो चर्चाएं करनी है वो चर्चाएं ये करनी है कि ये एफएटीएफ क्या होता है और एफएटीएफ की जो लिस्ट होती है वो लिस्ट होती क्या है, और उस लिस्ट में किसी देश को रखा जाता है, चाहे वो ब्लैक लिस्ट हो चाहे ग्रे लिस्ट हो, तो किस बेस पर जो है रखा जाता है और रखने के बाद कौन कौन सी पाबंदियां जो हो जाती हैं उन देश के ऊपर। एफएटीएफ का फुल फॉर्म अगर हम बात करें दोस्तों, तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अभी एक मीटिंग हुआ, कहाँ, जर्मनी में, और जर्मनी के बर्लिन में जो है ये 3 तक जो है वो क्या चल रहा था, मीटिंग चल रहा था, ये अधिवेशन चल रहा था। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ कि पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, उसको एक राहत दी गई। ठीक है ना, राहत क्या दी गई कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला किया गया। अब एफएटीएफ जो है वो अक्टूबर में जो है वो पूर्ण सत्र के दौरान इसकी आधिकारिक जो है वो घोषणा कर देगा कि जून 2018 से पाकिस्तान जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था वो अब बाहर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये एफएटीएफ है क्या और एफएटीएफ का निर्माण कब हुआ था, इसके हाथ में पावर क्या है, यही प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो दोस्तों एफएटीएफ के बारे में मैंने कहा कि एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करें तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे 1989 में पेरिस में 1989 के G7 शिखर सम्मेलन में, कब, 1989, ठीक है ना, और 1989 में अगर हम बात करें तो पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, और ये पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था वो कौन सा था, आपका G7 सम्मेलन। तो G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था आपका, इस G शिखर सम्मेलन के दौरान जो है इस एफएटीएफ का जो है वो क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर, 11 सितंबर यानी कि अमेरिका पे हमला, है ना। तो 11 सितंबर जिसको कि हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं, 11 सितंबर के अगर हम बारे में बात करें दोस्तों, तो 9/11 के हमले के बाद अक्टूबर 2001 में एफएटीएफ ने जो है वो आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जो भी जनादेश थे उन जनादेशों का विस्तार किया। अप्रैल 2012, अब ये अप्रैल 2012 का जो समय है, इस अप्रैल 2012 के बारे में अगर हम बात करें तो इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को भी इसके अंतर्गत जोड़ा। एफएटीएफ ने दोस्तों जो भी अनुशंसाएं की, उन अनुशंसाओं के बारे में अगर हम बात करें तो एफएटीएफ ने कहा कि हम उन चीजों पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे जिससे वैश्विक स्तर पर परेशानियां आती हैं, जैसे कि संगठित अपराधों पर। अगर कोई देश संगठित अपराध को आगे बढ़ावा देता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर चेक लगाने का कोशिश करेंगे। चेक मतलब उसको रोकने के लिए जो है वो जो भी हमें पॉलिसी लानी होगी उसको हम लाएंगे। दूसरा, अगर किसी देश में करप्शन बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो भी हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर कोई देश आतंकवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है तो उसको भी रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक समन्वित वैश्विक प्रयास के रूप में हम इस एफएटीएफ का जो है वो प्रयोग करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को जो है वो समझ रहे होंगे। अब एफएटीएफ जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब दुनिया भर के 200 से अधिक न्यायालय और 9 क्षेत्रीय निकायों और एफएटीएफ की सदस्यता जो है वो वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से जो है वो जो भी सिफारिशें की जाती हैं उसके लिए ये प्रतिबद्ध है। यानी कि दुनिया भर में 200 से अधिक न्यायालय को अगर एफएटीएफ अगर कह रहा है कि आपको ये काम करना है तो उन्हें करना है, ठीक है। 9 क्षेत्रीय निकायों को जो है वो
FATF के हिसाब से जो है वो चलना है, और साथ में FATF के जो भी सदस्य देश हैं उनको क्या करना होगा, FATF की जो भी सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को प्रतिबद्धता से मानना होगा, है ना। शुभी, सोल्डी, मयंक, रोमा, प्रिया, नैन्सी, रूबी, गौतम, अंजलि पांडे, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और फटाफट शेयर भी करते रहिए क्लासेस को। और देखिए करंट अफेयर्स की क्लासेस को आपको डेली करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। चाहे वो आप लाइव कीजिए चाहे रिकॉर्डेड कीजिए, है ना। केवल गुड मॉर्निंग बोलकर निकल जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और ये आपको पता ही है कि मैं एक आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे इसमें आप सभी की सहभागिता चाहिए, है कि नहीं। तो बिना सहभागिता के कुछ नहीं हो पाएगा, कमेंट करके बता दीजिए। जब तक आप सहभागी नहीं होगा, आपको एक एक चीजों को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा दोस्त। नहीं सुनोगे एग्जामिनेशन हॉल में जो है फिर दिक्कत आ जाएगी। अभी आपने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देखा, इसी क्लास से 45 to 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कुछ स्टूडेंट जो क्लास नहीं देखते वो कहते हैं अरे अनूप सर क्या मतलब, अनूप सर कहाँ, अनूप सर के करंट अफेयर्स की क्लासेस से कुछ फंसता है, कुछ तो नहीं फंसता है। लेकिन जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट वो कहते हैं कि हाँ फंसा है सर की क्लास से, है ना। तो भाई जो देख रहे हैं उनको पता होगा ना कि रेगुलर क्लासेस से कि फंस रहा है। अब जो नहीं देख रहा है, और मेरा जो ये तक्षशिला का पूरा प्रयास है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, है ना। फालतू स्टूडेंटों के लिए मेरा कोई प्रयास नहीं है ना। और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग जो है, चाहे आप लाइव देख रहे हैं चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो आप कुछ करना चाहते हैं, है कि नहीं। चलिए अब FATF के गठन के बारे में हम बात करते हैं। तो FATF के बारे में अगर इसके गठन की, इसका गठन कैसे हुआ इसके ऊपर अगर हम बात करें तो FATF में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार है और 2 क्षेत्रीय संगठन है। कौन कौन से क्षेत्रीय संगठन है, तो जो 2 क्षेत्रीय संगठन है, एक का आप लोगों ने नाम सुना होगा यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कमीशन, सुना है। और दूसरे का आपने नाम सुना होगा खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC। इन दोनों का नाम सुना होगा। और GCC का नाम तो अभी हाल फिलहाल में जो बातें चल रही थी, आपको इंडिया में जिस प्रकार से बवाल चल रहा था, या अभी है ना, मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा रास्ता चेंज हो गया है, लेकिन आपको पता है। तो यूरोपियन कमीशन और GCC, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये 2 क्षेत्रीय संगठन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया के सभी हिस्सों में जो भी सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्र हैं, वो सारे वित्तीय केंद्र जो हैं वो FATF का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर भारत क्या FATF का सदस्य है, और है तो कब से है ना। तो दोस्तों भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत ने जो है वो FATF की जो सदस्यता ली थी, इंडिया ने वो सदस्यता ली है 2010 में। कब सदस्यता ली है एक बार कमेंट में आप लोग भी बताते चलिए, इससे समझ में आएगा कि आप लोग भी जो है वो एक्टिव है। तो मैंने कहा कि भारत ने सदस्यता कब ली, भारत ने सदस्यता ली FATF में 2010 में। तो कभी आपसे भविष्य में कभी प्रश्न करे कि भारत FATF का सदस्य है और इसने सदस्यता दिस डेट को ली, तो आपको याद रहेगा कि नहीं ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। ठीक है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो मेरी बातों को एक एक करके समझ रहे होगे, एक एक करके पकड़ रहे हो। अब भारत में एक चीज और भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत इसके क्षेत्रीय साझेदार एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरोशियन आपका जो ग्रुप है इसका भी सदस्य है। ठीक है ना। अब FATF से मैंने जोड़ा, हो सकता है कि आयोग आपसे FATF से प्रश्न ना पूछे। आयोग आपसे थोड़ा सा घुमा के क्या प्रश्न पूछ सकता है, आयोग आपसे थोड़ा सा घुमा के प्रश्न ये पूछेगा कि भारत जो है FATF के जो क्षेत्रीय साझेदार है कौन कौन से, एशिया पैसिफिक ग्रुप, क्या नाम है, एशिया पैसिफिक ग्रुप। ये सारा जो PDF है ना वो आप तक्षशिला का जब ऐप डाउनलोड करोगे ना तो उसके ऊपर जो है वो PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो किसके, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो कि क्या है, इसका क्षेत्रीय साझेदार है। और उसके अलावा जो है वो दूसरा क्या है, वो है आपका यूरोपियन EAG, है ना, यानी कि यूरेशियन ग्रुप, यानी कि यूरो एशिया ग्रुप, इनका भी सदस्य जो है वो भारत है। अब FATF के मुख्यालय के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका सचिवालय जो है वो पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय के अंतर्गत ही स्थित है। अब FATF की लिस्ट के बारे में हमें बात करना है, जिसमें अभी हम लोगों ने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो ग्रे लिस्ट है, इस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने की बातें
चल रही हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये एफएटीएफ की लिस्ट क्या है, एफएटीएफ की सूचियां क्या है। तो एफएटीएफ के 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और व्हाइट लिस्ट। ठीक है, इस पर पहले भी हमने बहुत डिटेल में बातें की हैं, लेकिन फिर से ये चीजें जो हैं वो न्यूज में आ गई हैं, तो हम फिर से इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब ग्रे लिस्ट क्या होता है इसके ऊपर हम बात करें, ठीक है ना। अब पाकिस्तान का नाम अगर ग्रे लिस्ट में आ गया है तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट मतलब कि जो सबसे प्रमुख मुद्दा है जो भारत पाकिस्तान के संदर्भ में या भारत पाकिस्तान के विरोध में जो हमेशा उठाता है, वो किसको लेकर उठाता है, वो उठाता है आतंकवाद को, टेररिज्म को। और पाकिस्तान के ऊपर भारत बार बार कहता है कि पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, टेरर फंडिंग कर रहा है ना। तो जिन देशों के द्वारा टेरर फंडिंग और टेरर फंडिंग के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, या जो देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं, उन या जो देश को टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का एक सुरक्षित स्थल माना जाता है, हेवेंस ऑफ टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, हेवेंस ऑफ, स्वर्ग के रूप में, सुरक्षित स्थल के रूप में माना जाता है, उन सारे देशों को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये उठा कि चलिए सर, हमें तो समझ में आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को ग्रे लिस्ट में, तो उसके ऊपर आपने एक चीज और भी बताई है, और वो बताई है ब्लैक लिस्ट के बारे में। सर ये ब्लैक लिस्ट क्या होता है? तो दोस्तों, जो देश जो हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज हैं। अब आपके दिमाग में होगा सर ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेरिटरीज होता क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो जो देश जो असहयोग की भावना से रहते हैं, यानी कि विश्व के सारे देश जो हैं वो एक सिरे में चल रहे हैं, और कुछ देश हैं कह रहे हैं कि भैया ना खाएंगे और ना खाने देंगे वाला नहीं, भैया हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, हमें तुमसे मतलब ही नहीं है ना, हम किनारे रहेंगे, हम अपनी अलग ही राग अलापेंगे। ठीक है। और ऐसे देशों को अगर हम बात करें तो ऐसे देश क्या करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेररिज्म का या टेररिस्ट फंडिंग का जो है वो एक सुरक्षित स्थल तो नहीं है, लेकिन ये पीछे से क्या करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को या टेरर फंडिंग को जो है वो बढ़ावा देते हैं। खुलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से एक पूरा का पूरा गेम खेलते हैं। ठीक है ना। अब ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है कि क्या किसी देश को हमेशा ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है? तो दोस्तों, ग्रे लिस्ट की अवधि लंबी हो जाती है, लेकिन ब्लैक लिस्ट की लंबी बहुत ज्यादा नहीं होती, अवधि जो है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। उसको समय समय पर संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा अगर उस देश में पाया गया कि देखिए ये भैया मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में अब काम नहीं कर रहा है, तो उसको उस ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाता है। तो मैंने ब्लैक लिस्ट के बारे में क्या कहा? मैंने कहा ब्लैक लिस्ट के बारे में कि वो कंट्रीज जिसको कि हम एनसीसीटी के नाम से जानते हैं, एनसीसीटी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज फुल फॉर्म, यानी कि असहयोगी देश या क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले देश, उनको ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है जो आतंकवादियों को फंड करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं। और मैंने एक चीज और भी इसके बारे में कहा कि इनमें, इस सूची में क्या है, समय समय पर संशोधन की प्रक्रियाएं नियमित रूप से चलती रहती हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ब्लैक लिस्ट में कौन सा देश है? तो दोस्तों, एक देश है जिसका नाम है ईरान, सुना होगा, और यूएसए बहुत तेजी से ईरान के पीछे पड़ा रहता है, कहता है कि ये, और दूसरा एक देश और है जिसको लेकर यूएसए एकदम सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। तो आप कहोगे सर चाइना? अरे नहीं भैया, चाइना नहीं, फिर कौन सा देश है? दोस्तों, एक देश का नाम आपने सुना होगा, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, है ना, जो है ना छोटे छोटे से पिद्दी पिद्दी से रहते, जब देखो तब जैसे लगता है कि जब मन करे तब पटाखा जला दिए, जब मन करे तब रॉकेट चला दिए, है ना, जब देखो तब। यहाँ पूरा देश जो है कोविड से परेशान था, और वो पता चल रहा है कि मिसाइल परीक्षण किया जा रहा था, है ना, यानी कि कौन? नॉर्थ कोरिया। इन दोनों देशों की अगर हम बात करें, कौन कौन सी, तो ब्लैकलिस्ट के देशों की बात करें तो एक आपका देश हो गया भैया ईरान, और दूसरा देश क्या हो गया? नॉर्थ कोरिया। ये दोनों के दोनों देश जो है उनको क्या किया गया था? ब्लैक लिस्ट के अंतर्गत डाला गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको उम्मीद है कि इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा, है ना। प्रश्न अगर आप पूछेगा तो उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो एफएटीएफ में एक आपका प्लेनरी संस्थान होता है। प्लेनरी मतलब प्लान से बना हुआ है शब्द प्लेनरी। तो ये संस्थान जो होता है वो क्या करता है? निर्णय लेने की क्षमता वाला संस्थान होता है, यानी कि निर्णय लेता है।
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं FATF प्लेनरी। ठीक ना, ये वर्ड मैं देखो बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपकी उम्र 32 से नीचे है ना, मैं बार बार क्या कहता हूं, अगर आपकी उम्र 32 से नीचे है तो आप कोशिश कीजिए कि यूपीएससी के एग्जाम में जरूर बैठिए, बाकी स्टेट पीएससी में तो आप बैठते ही रहते हैं, है ना। तो ये जो FATF प्लेनरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये कलर दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं ये जो लिख रहा हूं येलो कलर से, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, एक बार मुझे बता दीजिएगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, FATF प्लेनरी, यानी कि निर्णय लेने वाली संस्थान है, ठीक है ना। और ये जो इनका जो अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन जो है वो 3 सालों में, यानी कि प्रत्येक 3 इयर्स में जो है इनका अधिवेशन हमें देखने को मिलता है, प्रत्येक 3 इयर्स में, है ना। क्या देखने को मिलता है, इनकी मीटिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब प्रश्न हम आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि टॉपिक जो था वो क्या था कि पाकिस्तान में गेट ऑफ टेरर फंडिंग, ठीक है ना, वॉचडॉग ग्रे लिस्ट आफ्टर ऑन साइट। तो फिर से हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के बाहर करने की बात की गई। तो पाकिस्तान को फिर प्रश्न ये उठता है कि ग्रे लिस्ट में डाला क्यों गया था, ठीक है ना, ठीक है ना, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला क्यों गया था। तो मैंने आपको ग्रे लिस्ट के बारे में पहले ही बताया भैया कि ग्रे लिस्ट है क्या, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मैंने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर आरोप क्या लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का एक सुरक्षित स्थल बन चुका है। पाकिस्तान इज जस्ट लाइक अ हेवन ऑफ अ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग, ठीक है ना। अब ग्रे लिस्ट में के अंदर इसको डालकर क्या की जा रही थी, इसकी पूरी की पूरी निगरानी की जा रही थी। अब पाकिस्तान के अलावा ग्रे लिस्ट में और कौन कौन से देश थे, तो दोस्तों मार्च 2022 में, देखिए अभी जून में हुआ, जून के बाद कब होगा, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, मीटिंग फिर आपका। तो अभी एक चीज और भी ध्यान रखिएगा जो मैं बात कह रहा था कि मार्च 2022 में जो है वो FATF की जो है एक लिस्ट आई थी, और उस लिस्ट में 23 देशों को जो है वो ग्रे लिस्ट की सूची में डाला गया था, और कहा गया था कि ये देश ऐसे हैं जो कि आधिकारिक तौर पर रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार के देश हैं, जिसमें पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात करें तो एक और देश है जिसको कि आप एशिया के एकदम से पश्चिम में जाके देखेंगे तो आपको एक देश नजर आएगा जिसका नाम है सीरिया, ठीक है ना। उसी के नीचे एक और देश देखेंगे उसी अगल बगल में तो आपको नजर आएगा टर्की, ठीक है। इंडिया के अंडमान निकोबार से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक देश नजर आएगा आपको फिलीपींस, ठीक है। उसके अलावा फिर से हम चलते हैं अफ्रीका में, एक देश नजर आएगा आपको सुडान, युगांडा, है ना, यमन। ये सारे जो देश आपको नजर आ रहे हैं, इन सारे देशों को जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था, और कहा गया था कि सारे के सारे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या टेरर फंडिंग का सहयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग। अच्छा, एक चीज और भी किया कीजिए, करंट अफेयर्स की जब क्लास किया कीजिए तो साथ में एटलस भी रखा कीजिए, साथ साथ में हम करते चलेंगे, है ना। और क्लास व्लास पसंद आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, कोई ऐड नहीं है ना, ऐड फ्री सेशन, ठीक है। चलिए लाइक शेयर भी करते रहिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तक्षशिला का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तक्षशिला पे क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं ये कल मैंने आपको बताया भी, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि तक्षशिला के बारे में नहीं जानते हैं और मेरी क्लासेस उनको यूट्यूब में एज अ सजेशन मिल जा रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो पूरा का पूरा मिलेगा कि क्या तक्षशिला आपको प्रोवाइड कर रहा है और कितने फी में प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें 1 जुलाई से हम बैच को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर हम इस पे आ जाते हैं। तो हम ये तो देख रहे हैं भैया कि चलो भाई ये सारे देश जो हैं इनको ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। अच्छा, अब दिमाग में एक दूसरा प्रश्न आएगा, सर ये टॉपिक कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये टॉपिक जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा IR के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। IR के अलावा जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना है। अब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटाने की बात की जा रही है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हट जाएगा, तो हटेगा कैसे, क्या रूल रेगुलेशन है हटाने के लिए। तो दोस्तों अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाता है तो उसको FATF के द्वारा जो भी अनुशंसा दी जाती है ना कि देखिए आप अपने यहाँ ये सारे कामों को बंद कर दीजिए, है ना, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये काम आपने पूरा कर दिया तो हम आपको इस ग्रे लिस्ट से या ब्लैक लिस्ट से या जो भी लिस्ट बनी हुई है उससे हम क्या करेंगे, आपको हटा देंगे। जैसे कि कौन से काम, तो पाकिस्तान को कहा गया कि भैया तुम टेरर फंडिंग करते हो, है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो भी
टेरर से जुड़ा हुआ, जो भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, उसका तुम समर्थन करना बंद कर दो। और दूसरा, जो भी आतंकवादी तुम्हारे यहां है उनकी संपत्तियों को तुम क्या करो, फ्रीज करो, है ना, कि वो किसी भी प्रकार से आतंकवादी घटनाओं का समर्थन ना करे। ठीक है ना। अब मान लीजिए पाकिस्तान को कहा गया कि तुम जो है, तुम्हारे यहाँ जो भी आतंकवादी संगठन है उनकी संपत्तियों को तुम फ्रीज करो। ठीक है, पाकिस्तान फ्रीज करना शुरू करता है। पाकिस्तान ने कहा कि देखो भैया हमने फ्रीज कर दिया, है ना। तो एफएटीएफ करेगा कि अच्छा रुको हम जांच करते हैं। अब एफएटीएफ क्या करेगा, जांच करेगा। और एफएटीएफ अगर जांच करेगा और उसको लगेगा कि नहीं नहीं पाकिस्तान जो है वाकई में उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया है, उस वो जो आतंकवादी गुट वाला है वो अब बिल्कुल से क्या हो गया है, उसके पास पैसा ऐसा नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है, एफएटीएफ को लगेगा तो एफएटीएफ करेगा ठीक है तुमने हमारे रिकमेंडेशन को माना तो चलो भैया हम तुमको ग्रे लिस्ट से बाहर कर देते हैं। ठीक है ना। अभी पाकिस्तान के अलावा प्रश्न एक और भी आपसे और प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कि पाकिस्तान के अलावा अन्य कौन से देश हैं जिनको अभी हाल ही फिलहाल में ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। तो पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात करें तो दो देश हैं। एक है आपका मॉरिशस। मॉरिशस का नाम आप बार बार सुनते होंगे क्योंकि जब भी भारत की ब्लैक मनी के बारे में बात की जाती है तो बार बार यही कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मॉरिशस जो है एक हेवन है, एक स्वर्ग है। सुनते होंगे ना, जब भी 2014 में जब एक सरकार आई जिसने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और बैंक में जितने काले धन है वो सब लेकर आऊंगा, है ना, और वो इतने काले धन हैं कि अगर भारत में एक एक नागरिक को भी दिया जाए तो लगभग आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही होता है ना कि हमारे पास इतना पैसा है कि अगर हम बांटना शुरू करेंगे तो आपको 15-15 रुपया मिल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने ये बात कही, बात तो हमने इस लहजे में की, लेकिन कहे कि सर आपने कहा था 15 रुपया देंगे, अभी तक दिए नहीं सर। मैंने कहा कि भाई मैंने कहा है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 15-15 रुपया तुम लोग को दे सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं 15-15 रुपया दूंगा, सकता हूं और दूंगा में अंतर है। तो यही काम 2014 में एक सरकार जो भारत की वर्तमान में है उसने कहा कि अभी भी हमारे स्विस बैंक में इतना पैसा है ब्लैक मनी के रूप में, अगर उसको वापस ला दिया जाए तो 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को लेकर सब समझे कि भैया इसका मतलब सरकार 15-15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डालने वाली है। और आज भी युवा ये सवाल पूछते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि 15 लाख रुपया कहाँ गया जी, है ना, वो 15 लाख रुपया जो है, ठीक है, कब मिलेंगे, है ना। तो मेरी बात को समझिएगा, देखिए शब्दों को कैसे तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, सकता है और मिलेगा, है ना। हिंदी के शब्द ऐसे हैं कि उसके अर्थ बहुत ही इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा गया, लेकिन लोग जो है वो समझ गए कि हमको 15 लाख रुपया मिलने वाले हैं। तो मॉरिशस का नाम आपने सुना होगा, मॉरिशस को क्या कर दिया गया था, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है ना। अब मॉरिशस को और मॉरिशस के अलावा बोत्सवाना को जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। ठीक है ना। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो एक और देश का आपने नाम सुना होगा, करिया करिया वो पहन के गोरे गोरे जो लोग होते हैं, इंडिया को जब देखो पहले हरा देते थे क्रिकेट में, है ना, है ना, काला काला उनका ड्रेस था, नहीं याद आ रहा, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक कंट्री थी, है ना, कंट्री थी नहीं अभी भी कंट्री है। तो जिम्बाब्वे को भी क्या किया गया है, उसकी प्रभावशीलता को उसने भी मजबूत किया और उसको भी 2019 में एफएटीएफ के द्वारा पहचानी गई जो भी आपके रणनीतिक निकाय हैं और इसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जो भी जिम्बाब्वे ने अपनी तकनीकी कमी जो भी थी उसको जब समाप्त कर लिया तो उसको भी क्या कर दिया गया, ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर कर लिया था। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। अब फिर से हम बात करते हैं, हम आ जाते हैं अपने बिगड़ैल बचवा के ऊपर, है ना। भाई देखो जो भी है तो हमारा ही खून, कौन, पाकिस्तान। अब जितना भी ये बोले, है ना, जितना भी देखो ना, घर में एक होता नटखट बेटा, है ना, कल सभी लोगों ने फादर्स डे मनाया, है ना, और फादर्स डे कल उन्होंने भी बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट किया जो अपने बाबूजी के डांटने पे भुन बनाते हुए चले जाते हैं। फादर्स डे उन्होंने भी कल बड़े रोमांच से किया कि मेरे पिता, है ना, सबसे प्यारा कौन है ना। तो उन्होंने भी फादर डे, तो यहां भी पाकिस्तान एक ऐसा ही बिगड़ैल बेटा है, उसने भी कल फादर डे मनाया होगा अपने बाप को याद करते, किसको, भारत को याद करते हुए। तो पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान को जब इस लिस्ट में शामिल किया गया वो कौन सा वर्ष था, तो दोस्तों 2008 में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल किया। 2008 मुंबई हमला, याद है, ताज पे हमला। ठीक है,
तो पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो 2008 में जो है वो इसमें शामिल किया गया, और शामिल करने के बाद जब पाकिस्तान को कहा गया कि नहीं भैया ठीक है, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं नहीं भैया, ताज पे हमला हमने नहीं किया था, मुंबई हमला हमारा नहीं था, ये भारत वाले ही अपने ऊपर कराए हैं, है ना। और कराने के बाद अब देखो उसमें भी भारत की जो सरकार थी उस समय वो बार बार क्या कह रही थी कि आरएसएस वाले कराए हैं, है ना, भगवाधारी कराए हैं, ठीक है। मतलब समझ ही रहे हो ना, देश के अंदर ही कुछ गधे बैठे हुए थे जो इधर से उधर काम कर रहे थे, ठीक है। तो फिर हम लोग वहां से हट के यहाँ जाते हैं। फिर पाकिस्तान को एफएटीएफ में 2008 में डाला गया। बाद में पाकिस्तान ने अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास किया कि देखो भारत में जो भी हमले हुए हैं उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, भारत वाले खुद ही ये काम कर रहे हैं, ठीक है। एफएटीएफ से बाहर किया गया। लेकिन फिर 2012 और 2015 में जो है पाकिस्तान को कहा गया कि नहीं झूठा, तुम सबसे बड़ा झूठा इंसान है, तुम ही भारत में ये सब काम किया रहा और अभी भी तुम यही काम करो, चलो फिर से तुम आओ, है ना। तो फिर पाकिस्तान का एफएटीएफ ने क्या किया, कान पकड़ा, कहा चल आ जाए लिस्ट में, ठीक है। अब पाकिस्तान को 2012 से 15 और 15 से बाद 2018 में फिर से पाकिस्तान को जो है वो क्या कर दिया गया, ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान बार बार परेशान है कि हमको भैया बाहर निकाल दो। 2022 में एफएटीएफ ने कहा कि हाँ बेटा, अब लग रहा है कि तुम सुधर गए हो, अब तुम अपने बाप को आंख नहीं दिखाओगे, है ना, अब तुम थोड़े से सुधरे हुए हो, अब हम तुमको बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि एफएटीएफ में 2018 में पाकिस्तान को क्या किया गया, फिर से अंदर घुसाया गया जून 2018। और जून 2018 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया तो उसके बाद जो है उसको 27 सूत्रीय कार्य योजना जो है वो प्रदान की गई। 27 सूत्रीय मतलब ये 27 काम तुम्हारे यहाँ हैं जो कि अवैध रूप से हो रहे हैं, इसके ऊपर आप नियंत्रण कीजिए। अब इस कार्य योजना के अंदर अगर हम बात करें तो इस कार्य योजना में मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो विशेष रूप से इस पे बात किया गया था। आतंकवादियों को फंडिंग जो है वो भी विशेष रूप से बात किया गया था। पाकिस्तान को कहा गया था कि सबसे पहले तुम मनी लॉन्ड्रिंग बंद कर दो और उसके बाद आतंकवादियों को जो फंडिंग दे रहे हैं वो बंद कर दो, ठीक है। इसके अलावा 2019 में एफएटीएफ ने क्षेत्रीय साझेदार, जिसका भारत भी सदस्य है, कौन, एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना, उसके द्वारा भी जो है वो क्या की गई, एक योजना सौंपी गई और कहा गया पाकिस्तान को कि तुम भाई इस योजना पे जो है वो काम करो और अगर हम संतुष्ट होंगे तुम्हारे इस योजना में तो हम क्या करेंगे, हम तुमको एफएटीएफ से बाहर कर देंगे। अब फिर से एक प्रश्न ये उठता है कि अगर पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट के अंदर डाला तो इससे समस्या क्या है ना, ये भी जानना जरूरी है कि भैया समस्या क्या है, क्या प्रभाव होगा। कर दो भैया तुम ब्लैक लिस्ट कर दो, ग्रे लिस्ट कर दो, ये लिस्ट कर दो, वो लिस्ट कर दो, है ना, इससे प्रभाव क्या होगा। क्यों पाकिस्तान जो है वो परेशान था कि हमें ग्रे लिस्ट से बाहर कीजिए, और क्यों पाकिस्तान एफएटीएफ की जो 27 सूत्रीय कार्य योजना है उस पर काम करने के लिए तैयार था। प्रश्न उठता है ना, प्रभाव क्या होगा। तो दोस्तों अगर किसी भी देश को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली को उस देश के साथ लेन देन में बढ़ते जोखिम का संकेत माना जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि ये देश जो है वो बैंकिंग रूप से और वित्तीय रूप से, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग जो इसका पूरा सिस्टम है वो पूरा क्या है, एक तरह से जो है वो खतरनाक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो ऐसे जो भी प्रमुख संस्थान हैं, जो भी प्रमुख वित्तीय संस्थान हैं, वो एफएटीएफ के से पर्यवेक्षण के रूप में संबद्ध है, ठीक है ना। अब अगर एफएटीएफ में डाल दिया जाएगा तो आईएमएफ के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी सहयोग मुहैया कराया जाता है, जैसे कि ऋण प्रदान करना या वहाँ विकास के लिए जो है वो पैसा देना, जैसे वर्ल्ड बैंक देता है ना डेवलपमेंट के लिए पैसा, या आईएमएफ जो देता है, तो होगा क्या कि ये सारे फंडिंग जो है, ये जो भी ऋण है, इन ऋण पे जो है वो क्या हो जाएगी, रोक हो जाएगी। तो किसी देश के लिए समस्या हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि 2018 जून में जो है वो पाकिस्तान को फिर से उठाकर कान पकड़ के क्या कर दिया गया, लिस्ट के अंदर डाल दिया गया, है ना। अब इससे हुआ क्या, जुलाई 2019, ठीक है ना, में हुआ क्या था कि 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक आईएमएफ के द्वारा ऋण अनुबंध हुआ था, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। किसका, आईएमएफ का और पाकिस्तान का। जैसे ही जून 2018 में डाला गया, एफएटीएफ की कार्रवाई शुरू की गई, वो 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। और उसका नुकसान क्या हुआ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराने लगी, ठीक है ना। अब पाकिस्तान ने उसको बढ़ाने के लिए क्या किया, तो उसने चीन से सहयोग मांगा, उसने सऊदी अरब से सहयोग मांगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं भाई, चीन और सऊदी अरब कितना सहयोग करेंगे। उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अभी भी फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में अगर हम बात करें तो अभी भी उसकी स्थिति जो है वो काफी खराब बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये
मुझे लग रहा है कि अभी कभी भविष्य में कभी आपसे एफएटीएफ पूछेगा, भविष्य में कभी ब्लैकलिस्ट पूछेगा, भविष्य में कभी ग्रे लिस्ट पूछेगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, है कि नहीं? एक बार जवाब देके बता दीजिए।